हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम ने कूनो में चीते छोड़े, फोटो भी खींचे। चीतों ने नई जगह सहमते हुए रखे कदम, मोदी बोले इन्हें देखने के लिए धैर्य रखे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया है। तो दोस्तों, नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा कि कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी और यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वही दोस्तों, पीएम ने लोगों से अपील की है कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए, ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, यह इस क्षेत्र से अनजान है, उनको ये अपना घर बना पाए इसके लिए इनको सहयोग देना है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो जाने से पहले विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे और यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें रिसीव किया। और दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है और इन्हें फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है और यह इस सदी के लिए सबसे बड़ी वन्यजीव घटना है और इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हैदराबाद में अमित शाह की सुरक्षा में चूक, गृह मंत्री के काफिले की आगे टीआरएस नेता ने लगाई कार, फिर कहा गलती से रुकी थी। तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। वही दोस्तों, शनिवार को हैदराबाद में उनके काफिले की आगे टीआरएस नेता ने अपनी कार लगा दी। हालांकि दोस्तों, गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने इसे तुरंत हटवा दिया। और दोस्तों, टीआरएस नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घटना के बाद श्रीनिवास ने कहा कि कार काफिले की आगे अचानक रुक गई थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उसमें तोड़फोड़ की। मैं पुलिस अधिकारियों से मिलूंगा और कार्रवाई करने के लिए कहूंगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस में भाग लेने के लिए तेलंगाना दौरे पर है और उन्होंने पहले दिन सिकंदराबाद आर्मी मैदान में रैली को संबोधित किया था। वही दोस्तों, शाह ने टीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत को तो आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद पर आज भी निजामों का राज है। इसी के साथ दोस्तों, चलते आज के अगले मुख्य समाचार की। हिजाब ना पहनने पर इतना टॉर्चर किया कि जान गई, ईरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, परिवार ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। तो दोस्तों, ईरान में एक युवती की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है और दोस्तों, पुलिस ने उसे हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था। वही दोस्तों, ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया है और दोस्तों, यहाँ जो महिलाएं इस आदेश का पालन नहीं कर रही है उन्हें गिरफ्तारी के बाद टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 साल की महसा अमीनी अपने परिवार से मिलने तेहरान आई थी और उसने हिजाब नहीं पहना था। तो दोस्तों, पुलिस ने तुरंत महसा को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इसके बाद मामला सुर्खियों में आया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि अमीनी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद ही कोमा में चली गई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया। और दोस्तों, परिवार का कहना है कि महसा को कोई बीमारी नहीं थी, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। वही दोस्तों, हालांकि उसकी मौत संदिग्ध बताई जा रही है। और दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि महसा के पुलिस स्टेशन पहुंचने और अस्पताल जाने के बीच क्या हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और दोस्तों, ईरान में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर भी नजर रखने वाली चैनल ने कहा है कि अमीनी की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शमी की वर्ल्ड कप टीम में हो सकती है एंट्री, बीसीसीआई ने ऑप्शन खुला रखा, 10 अक्टूबर तक हो सकता है आखिरी फैसला। तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुन ली गई है, लेकिन दोस्तों, इस टीम में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि शमी को 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाने का प्लान है। वही दोस्तों, इसी कारण ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उन्हें टीम में चुना गया है। और दोस्तों, अगर दोनों सीरीज में उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उन्हें आप वर्ल्ड कप में
गेंदबाजी करते देख सकते हैं। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप में हमने देखा था कि हमारी तेज गेंदबाज बहुत खराब रही और टीम के पास 140 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करने वाले बॉलर ही नहीं थे। और दोस्तों आवेश खान की स्पीड तो ज्यादा थी, लेकिन वो अपनी खराब फॉर्म और चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। वही दोस्तों ऐसे में अगर भुवी का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छा नहीं रहा तो उनकी जगह शमी को मौका मिल सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि आवेश पहले ही वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अडानी ने पूरा किया अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण, बड़े बेटे करण को सौंपी सीमेंट कारोबार की कमान, 6.5 अरब डॉलर में किया टेक ओवर। तो दोस्तों एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। तो दोस्तों गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी सीमेंट कारोबार की कमान संभालेंगे। वही दोस्तों अडानी ग्रुप ने शुक्रवार को अंबुजा और एसीसी सीमेंट का 6.5 अरब डॉलर यानी 51.79 हजार करोड़ में यह टेक ओवर किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस टेक ओवर के साथ ही अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है। और दोस्तों सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट पहले नंबर पर है। वही दोस्तों सूत्रों के मुताबिक गौतम अडानी अंबुजा सीमेंट के चेयरमैन बने हैं। वही दोस्तों 35 साल के करण अडानी को इसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। और दोस्तों इसके अलावा करण को एसीसी का चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बता दें कि करण फिलहाल अडानी पार्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के सीईओ है और अडानी ग्रुप की यह डील भारत के इंफ्रा और मटेरियल स्पेस में सबसे बड़ा अधिग्रहण है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र ने जॉनसन बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द किया, लैब टेस्ट में फेल हुआ प्रोडक्ट। तो दोस्तों महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेबी पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र एफडीए ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में बताया कि जॉनसन बेबी पाउडर नवजात बच्चों की स्किन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और लैब टेस्ट में बेबी पाउडर के सैंपल में पीएच लेवल तय मान के हिसाब से नहीं था। और दोस्तों यह सैंपल पुणे और नासिक के लिए गए थे और इसके बाद एफडीए ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा है और इसके साथ यह आदेश भी दिया है कि इस प्रोडक्ट का सारा स्टॉक बाजार से वापस बुलाया जाए। और दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने एजेंसी की इस रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए इसे सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी को भेजा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। धर्मांतरण मामले में अमेजन इंडिया को नोटिस, एनसीपीसीआर ने एनजीओ को धन देने को लेकर जवाब मांगा, अरुणाचल प्रदेश का मामला। तो दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपीसीआर ने शुक्रवार को अमेजन इंडिया को नोटिस जारी कर गैर कानूनी कार्यों में शामिल रहने वाले एक गैर सरकारी संगठन को कथित रूप से धन देने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। तो दोस्तों मामले में अमेजन इंडिया की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपीसीआर ने नोटिस जारी कर कहा, अरुणाचल प्रदेश के गैर सरकारी संगठन सोशल जस्टिस फोरम से आयोग को शिकायत मिली है और इसमें आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन में पंजीकृत ऑल इंडिया मिशन गैर कानूनी क्रियाकलाप में शामिल है, जो भारत में अवैध रूप से बच्चों का धर्मांतरण करवा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आयोग ने कहा है कि शिकायत में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त संगठन के पूरे भारत में 100 से अधिक अनाथालय है। शिकायत के अनुसार संगठन की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उनका लक्ष्य भारत में धर्मांतरण कराना है और यह भी दावा किया गया है कि वे लोग भारत में खास तौर पर पूर्वोत्तर और झारखंड में बहुत से लोगों को धर्मांतरण करवा चुकी है। तो दोस्तों इस पर आयोग ने कहा है कि शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस संगठन में अमेजन इंडिया से धन प्राप्त होता है। और दोस्तों शिकायत में यह भी कहा गया है कि अमेजन इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर उल्लेख किया है कि उसके ग्राहक अमेजन स्माइल पर खरीदारी करके ऑल इंडिया मिशन का समर्थन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोनिया के राज में पहली बार होगा CWC चुनाव। 1992 में नरसिम्हा राव ने कराया था इलेक्शन, शरद पवार जीते तो सारे सदस्यों को हटा दिया। तो दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के चुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों CWC का चुनाव 75 साल में तीसरी बार और सोनिया गांधी की 24 साल की लीडरशिप में पहली बार होंगे। तो दोस्तों कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि CWC के 23 में से 12 सदस्य चुने जाएंगे और इनमें से 11 को नॉमिनेट किया जाएगा और अगर CWC की चुने जाने वाली सीटों पर 12 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव कराए जाएंगे। वही दोस्तों कांग्रेस की मौजूदा हालात पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पार्टी नेताओं का ग्रुप
20वीं CWC की 12 सीटों पर भी चुनाव कराने की मांग करता है। वही दोस्तों माना जा रहा है कि पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की बगावत और कपिल सिब्बल और अश्विनी कुमार जैसे नेताओं दबाव के बाद कांग्रेस CWC का चुनाव कराने पर मजबूर हुई है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि CWC में 25 सदस्य होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष CWC का भी प्रमुख होता है और इसके अलावा कांग्रेस संसदीय दल का प्रमुख CWC का दूसरा पदेन सदस्य होता है। और दोस्तों बची हुई 23 सीटों में 12 का चुनाव AICC के सदस्य करते हैं और बाकी 11 को कांग्रेस अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गोवा में कांग्रेस की टूट के पीछे लोकसभा चुनाव, हैट्रिक के लिए बीजेपी का 120 सीटों पर फोकस, इनमें गोवा की सीट भी शामिल। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में करीब 19 महीने बाकी है। सत्ता की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने ऐसी 120 सीटों की पहचान की है जो वह कम मार्जिन से हारती है। तो दोस्तों पार्टी का मानना है कि अभी से मेहनत की जाए तो इन सीटों पर जीत मिल सकती है और इन्हीं में से एक साउथ गोवा की सीट भी है। तो दोस्तों बीजेपी ने 2014 में यह सीट जीती थी लेकिन 2019 में हार गई। वही दोस्तों नॉर्थ गोवा को बीजेपी और साउथ गोवा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और दोस्तों 2024 में बीजेपी किसी भी हाल में गोवा की दोनों सीट जीतना चाहती है और पार्टी अभी जो बड़े फैसले ले रही है वह 2024 को देखते हुए ले रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटें जीती थी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था और इसके बाद बीजेपी के पास 25 विधायक हो गए थे। तो दोस्तों 2 दिन पहले गोवा कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इससे सत्ताधारी गठबंधन में विधायकों की संख्या 33 हो गई है। तो दोस्तों सवाल उठा है कि गोवा में बीजेपी की सरकार पर कोई संकट नहीं था, फिर कांग्रेस को क्यों तोड़ना पड़ा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से 4 सीटें कम लाकर भी सरकार बना ली थी लेकिन कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 13 सीटें मिली थी और दोस्तों तय था कि कांग्रेस निर्दलीय की मदद से सरकार बना लेगी लेकिन बीजेपी ने पहले दावा कर दिया और सत्ता हथियाने में कामयाब हो गई। वही दोस्तों गोवा में बीजेपी ने 1999 में पहली बार सरकार बनाई थी, तब मनोहर पर्रिकर CM बने थे और दोस्तों फिर वह 2002 में, 2012 में और 2017 में सत्ता में आई। तो दोस्तों कांग्रेस यहाँ सबसे ज्यादा करीब 25 साल सत्ता में रही है और दोस्तों बीजेपी 13 साल से ज्यादा सरकार चलाकर दूसरे नंबर पर है। इसके साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर हक जताया, कहा रानी मंगमल ने तोहफे में दी थी जमीन। गांव वाले बोले यहाँ 1500 साल पुराना मंदिर। तो दोस्तों तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में पूरे तिरुचेथुरई गांव में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जता रहा है। तो दोस्तों दरअसल यह मामला तब सामने आया जब तिरुचेथुरई गांव के राजगोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए 1.2 एकड़ जमीन बेचने के लिए उन्होंने सब रजिस्ट्रार से संपर्क किया। तो दोस्तों सब रजिस्ट्रार ने जमीन बेचने के लिए राजगोपाल को वक्फ बोर्ड से NOC लाने को कहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि रानी मंगलम सहित कुछ राजाओं ने वक्फ बोर्ड को तिरुचेथुरई समेत कई गांवों को तोहफे में दे दिया था और जबकि ग्रामीणों का कहना है कि तिरुचेथुरई एक हिंदू बहुल इलाका है और यहाँ पर चंद्रशेखर स्वामी का 1500 साल पुराना मंदिर भी है। तो दोस्तों वक्फ के दावे का विरोध शुरू भी हो गया है और भाजपा ने इस मामले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जैसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।